आपके 8th क्लास नेक्स्ट 18th मई की डायरी में हम चैप्टर नंबर 3 की सेकंड हाफ की रिवीजन करेंगे। पेज नंबर 37 to 41 इंक्लूडेड है आपके आज के लेक्चर में। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब डिटेल इसकी सबसे पहले जो टॉपिक है वो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती क्या है, ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, जब हम डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ करके जीन्स में चेंजेस लेके आते हैं तो उसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और वो होती किस तरह से, बाय रिमूवल, मतलब हम जीन रिमूव भी कर सकते हैं, जीन का एडिशन भी कर सकते हैं, और जीन की मॉडिफिकेशन यानी जीन के जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी चेंजेस भी कर सकते हैं। अब GMO होते हैं आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी जिन ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में हम चेंजेस करते हैं उनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब आपकी बुक में वैक्सीन्स और इंसुलिन की एग्जांपल दी हुई है। इंसुलिन आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो है पेंक्रियाज से बनती है ह्यूमन में, जो कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। ठीक है, और अगर इंसुलिन नहीं बनेगी बॉडी में तो ग्लूकोज लेवल जो है जो हाई होना शुरू हो जाएगा, और अगर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा तो उससे एक डिजीज़ हो जाएगी, उसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, अब इंसुलिन हम बनाते किस तरह से हैं। अब मोस्टली पहले तो ये होता था कि हम उसको ह्यूमन पेंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करके उस तरह से इंसुलिन बना लेते थे, लेकिन जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आई हैं उसमें से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जिससे इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम से बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया में किस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं जीन को, उसी तरह से पेंक्रियाज से हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को एक्सट्रैक्ट किया। उसके अंदर से हमने जो इंसुलिन जीन इज़ कट आउट ऑफ DNA, कि जिस जीन पे इंसुलिन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस थी उसको हमने कट आउट किया, प्लाज्मिड को कट आउट किया, बैक्टीरिया से निकाल के वहाँ पे हमने उस जीन को अटैच कर दिया। अब और ये जो हमारे पास रिकम्बिनेंट DNA बन गया हुआ है, इसको हम दोबारा से इंट्रोड्यूस कराएंगे बैक्टीरिया के अंदर, और जिस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराएंगे रिकम्बिनेंट DNA को उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। ठीक है, अब इसके बाद इसने डिवीजन स्टार्ट करनी है। जब ये डिवीजन स्टार्ट करेगा उनको यूनिस बनाएगा, तो जितने भी बैक्टीरिया इसके डिवीजन के बाद डॉटर सेल्स बनेंगे उन सब में ये इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, उन सब में इंसुलिन बनाने वाला जीन प्रेजेंट होगा। इस तरह से इस इंसुलिन को हम इससे एक्सट्रैक्ट करके इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। एज मेडिसिन इंसुलिन यूज़ होती है। आपको पता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं। शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, तो वो जो प्रोड्यूस होती है वो इसी तरह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सारा आपका एक्सप्लेन कर दिया हुआ है यहाँ पे थ्योरी में, स्टेप्स वगैरह ये आपको मैंने लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन्स क्या होती हैं। अब दीज आर यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज़। ठीक है, अब वैक्सीन के अंदर होता क्या है कि वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर किल्ड या वीकेंड पैथोजेंस को रखा जाता है। और वर्क किस तरह से वो करती हैं कि हम जब भी वैक्सीन को इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, मोस्टली वैक्सीन जब इंट्रोड्यूस कराते हैं इंजेक्ट करते हैं छोटी एज में। ठीक है, बच्चों के वैक्सीनेशन होती है वो डिफरेंट डिजीज़ ऐसे डिजीज़ के लिए होती हैं जो कि आगे जाके एज जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है तो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी डेंजरस होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम वैक्सीन पहले से ही बना लेते हैं और बच्चों को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो वर्क किस तरह से करती है कि हम वैक्सीन को जिसके अंदर किल्ड या वीकेंड पैथोजेंस होते हैं, यानी वो किल्ड होंगे या वीक होंगे तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी के अंदर तो बॉडी उसको इस तरह से लेती है कि जिस तरह से वो रियल या स्ट्रॉन्ग पैथोजन है। ठीक है, जब उसको इस तरह से एक्सेप्ट करेगी कि अगर वो स्ट्रॉन्ग पैथोजन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, हमारी बॉडी उसके डिफेंस में एंटीबॉडीज़ बनाएगी, और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये फिर ब्लड के अंदर ही रहती हैं, और जब रियल या स्ट्रॉन्ग पैथोजन बैक्टीरिया अटैक करता है, ठीक है, जब असल में बीमारी होती है तो उसके खिलाफ बॉडी में पहले से ही हमारे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो उसको डिफेंड कर लेंगी उस बैक्टीरिया को, और जो पर्सन है वो रिकवर कर जाएगा उससे। ठीक है, बैक्टीरिया यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन्स। ठीक, अब
इसके अलावा यहाँ पे जो जो ऐसी बीमारियाँ हैं या जिन बीमारियों के खिलाफ या जिन चीज़ों के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मीजल्स और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं इसके खिलाफ वैक्सीन्स बन गई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले इसके एप्लीकेशन या एडवांटेजेस हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर एडवांटेजेस हैं, नंबरिंग की हुई है, इसमें आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करने की वजह से हम हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स ले सकते हैं, यानी क्रॉप्स हमारे पास अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, उसके बाद हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के हर्ब्स या पेस्ट होती हैं जो कि क्रॉप्स के लिए डेंजरस होती हैं, तो उनके खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट टू इनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट ड्राउट एंड एक्सेसिव सॉल्ट्स। ठीक है, ऐसी कंडीशंस जो कि क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो उनको उसके ख़िलाफ़ उनको टॉलरेट करने के लिए भी ऐसी क्रॉप्स बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से। ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस इन साउथ एशिया, आयरन रिच फ्लावर बनता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स टू प्रोड्यूस फ्रूट ट्रीज। ठीक है, उसके अलावा एफिड रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ वीट क्रॉप्स, इन सब की डिटेल भी मैंने आपको लेक्चर में बता दी हुई है। ठीक है, ये आपके जो एंड वाले 4 पॉइंट्स हैं ब्लॉग्स में हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, इसमें से भी एडवांटेजेस थे तो ये भी मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन है, तो उसमें जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट हमें मिल जाता है, बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलती हैं, उनकी इंक्रीज शेल्फ लाइफ हमें मिल जाती है। इसके अलावा विटामिन B12 जो कि एज मेडिसिन यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से पॉसिबल हैं फूड की फील्ड में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ की फील्ड में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स का एडवांटेज है। यहाँ पे आपकी बुक में डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स भी लिखी हुई हैं और टेक्निक्स भी बताई हुई है। प्रोडक्ट्स इंसुलिन, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन्स, बीटा एंडोर्फिन्स, इंटरफेरोन्स वगैरह इनके यूजेस हैं। ये सारी सिर्फ हम बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स की वजह से पॉसिबल है, हम उनको इसी वजह से बना सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निक्स हैं, जीन थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग, क्लोनिंग, किस तरह से कहाँ कहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ को, जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, ये सारा आपको मैंने पढ़ा दिया हुआ है। जिस तरह से इसके पॉइंट्स बना के इसी तरह से आपने इसको याद करना है। ठीक है, ये सारा जो सब कुछ पॉसिबल था हेल्थ की फील्ड में, ये सबसे बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स की वजह से है। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट की फील्ड में डिफरेंट सीवेज वाटर को, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया यूज़ होता है, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो सेंसर्स होते हैं, इन सबको हम बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स की वजह से यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट की फील्ड में। ठीक है, ये आपका यहाँ तक चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी इसकी हो गई है। इसमें से आपको जो भी नहीं समझ में आई होगी आप इसे मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास में आके।